हेलो एवरीवन, आज हम लाए हैं चैप्टर 5 का वन शॉट वीडियो जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच टिल द एंड एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलिए बात करते हैं चैप्टर 5 के सिलेबस से, जिसका टॉपिक है सेरामिक कंपोजिट्स, मेटालिक ग्लासेस, शेप मेमोरी अलॉयज, नैनो मटेरियल्स एंड कार्बन नैनो ट्यूब्स। और एक करेंट सिलेबस BOE 303 पर बेस्ड है। और ये कंटेंट्स है जो कि हम इस वन शॉट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेरामिक्स, टाइप्स ऑफ सेरामिक्स, एप्लीकेशन, कंपोजिट, क्लासिफिकेशन, रोल एंड मैट्रिक्स रेनफोर्समेंट, प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर रिइंफोर्समेंट प्लास्टिक, मेटालिक ग्लासेस, SMS और नैनो मटेरियल्स और CNTs और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ये सिलेबस है जो कि टू द पॉइंट है एकदम, जो हमारे करंट सिलेबस पर बेस्ड है, जिसका सब्जेक्ट कोड BOE 303 है। सेरामिक्स, कंपोजिट, मेटेलिक ग्लासेस, शेप मेमोरी अलॉयज और नैनो मटेरियल्स, कार्बन नैनो ट्यूब्स। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। CNTs और नैनो मटेरियल्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। और ये रहा हमारा सेरामिक कैसे बनता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि सेरामिक्स क्या होता है। सेरेमिक्स इनऑर्गेनिक्स नॉन मेटेलिक मटेरियल्स हैं जो नेचुरल या सिंथेटिक कंपाउंड्स को हीट करके और फिर कूल करके बनते हैं। ये मटेरियल्स काफ़ी हार्ड और ब्रिटल होते हैं और इनमें हाई टेम्परेचर और केमिकल अटैक्स का भी रेजिस्टेंस होता है। Ceramics are inorganic non-metallic materials made by heating and then cooling natural or synthetic compounds. They are known for their hardness, brittleness and resistance to high temperatures and chemical attacks. अब बात करेंगे टाइप्स की। तो सेरेमिक्स को दो मेन कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जा सकता है, एक ट्रेडिशनल और दूसरा जो है एडवांस। अब बात करते हैं, सेरेमिक्स आर टिपिकली क्लासिफाइड इनटू ट्रेडिशनल सेरेमिक्स एंड एडवांस सेरेमिक्स। Traditional ceramics include materials such as clay products, cements, and silicate glass. Advanced ceramics encompass a wide range of materials like alumina, zirconia, and silicon carbide. ठीक है। तो बात करते हैं ट्रेडिशनल सेरेमिक क्या होता है। इनमें क्ले प्रोडक्ट्स, सीमेंट्स और सिलिका ग्लासेस जैसे मटेरियल शामिल होते हैं। ये मटेरियल यूजुअली नेचुरल रॉ मटेरियल से बनते हैं, जैसे कि क्ले, क्वार्ट्ज और फेल्सपार। और जो एडवांस सेरेमिक्स होते हैं इनमें एल्यूमिना, जिरकोनिया और सिलिकॉन कार्बाइड जैसे मटेरियल्स आते हैं। ये मटेरियल हाईली प्योर और रिफाइंड सब्सटेंसेस से बनते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन की। सेरेमिक्स की यूनिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से इनके काफ़ी सारे एप्लीकेशन होते हैं। सेरेमिक्स हैव अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन ड्यू टू देयर यूनिक प्रॉपर्टीज़ इंक्लूडिंग हाई हार्डनेस, थर्मल रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। ये प्रॉपर्टीज़ आप डिस्कस भी कर सकते हैं। और उसके एप्लीकेशन कुछ ये हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूज़ होता है, ये इंसुलेटर और कैपेसिटर में यूज़ होता है, ठीक है। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखिए क्या यूज़ होता है, ये कटिंग टूल्स और बियरिंग में इस्तेमाल होता है, ठीक है। और फिर मेडिकल फील्ड में देखते हैं, ये डेंटल इम्प्लांट्स और बोन ग्राफ्ट्स के लिए भी यूज़ होता है। सो सेरेमिक्स देखिए इतना काम का है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग कंपोजिट की। कंपोजिट्स क्या होता है। कंपोजिट्स वो मटेरियल है जो दो या ज़्यादा डिस्टिंक्ट मटेरियल्स को मिलाकर बनाए जाते हैं, ठीक है, जिससे एक नया मटेरियल बनता है जिसके इम्प्रूव प्रॉपर्टीज़ होते हैं। Composites are material made from two or more distinct constituent materials that remain separate and distinct at the microscopic यानी macroscopic level while providing enhanced properties when combined. The main advantage of composite is the ability to offer improved strength, stiffness and other mechanical properties compared to their individual components. ठीक है। तो कंपोजिट्स वो मटेरियल्स हैं जो दो या ज़्यादा डिस्टिंक्ट मटेरियल को मिलाकर बनाए जाते हैं, जिससे एक नया मटेरियल बनता है जिसके इम्प्रूव प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोजिट्स की। कंपोजिट्स को मेनली तीन कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है। मेनली तीन कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है, PMCs, MMCs, CMCs। अब PMCs क्या होता है, पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट्स। यह कंपोजिट पॉलीमर्स को रीइंफोर्स करके बनाए जाते हैं, जैसे फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक, कॉमनली यूज्ड ड्यू टू ईज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ठीक है। अब बात करेंगे MMCs। MMCs क्या होता है, मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट। मेटल मैट्रिक्स को रीइंफोर्स करके बनाए जाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम रीइंफोर्स्ड विद सिलिकॉन कार्बाइड। अब बात करेंगे CMCs क्या होता है,
सेरेमिक मट्रिसेस को रीइंफोर्स करके बनाए जाते हैं, जैसे सिलिकॉन कार्बाइड रीइंफोर्स विद कार्बन फाइबर्स, ठीक है, नोन फॉर हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस एंड स्ट्रेंथ। ये CMCs होते हैं। अब बात करते हैं कि मैट्रिक्स और रीइंफोर्समेंट का रोल क्या होता है। मैट्रिक्स कंपोजिट को का कंटिन्यूअस फेज होता है जो रीइंफोर्समेंट को होल्ड करता है और लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। Binds the reinforcement materials together, providing shape and protecting from environmental and mechanical damage। अब बात करते हैं reinforcement क्या होता है। reinforcement कंपोजिट को स्ट्रेंथ और स्टिफनेस प्रोवाइड करता है। इसका रोल लोड को बियर करना और मैट्रिक्स को सपोर्ट करना होता है, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मेटेलिक ग्लासेस क्या होता है। ये कुछ प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक्स है कि फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक्स क्या होते हैं और कैसे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। जैसे उसके कुछ प्रोसेस यहाँ इंक्लूड है, जैसे लेयर प्रोसेस, फिलामेंट वाइंडिंग और फुलक्रेशन। लेयर प्रोसेस क्या होता है, लेयर्स ऑफ फाइबर मैट्स आर इम्प्रेगनेटेड विथ रेजिन। और फिलामेंट क्या होता है, कंटिन्यूस फाइबर्स आर बाउंड ओवर अ रोटेटिंग मैंगल। अब बात करते हैं कि मेटेलिक ग्लासेस क्या होता है। मेटेलिक ग्लासेस वो एलॉयज़ हैं जो रैपिड कूलिंग से बनाए जाते हैं, जिससे एक एमॉर्फस स्ट्रक्चर बनता है। ये यूनिक प्रॉपर्टीज़ जैसे कि हाई स्ट्रेंथ और कोरोजन रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, ठीक है। मेटेलिक ग्लासेस आल्सो नोन एज एमॉर्फस मेटल आर अ क्लास ऑफ मटेरियल्स कैरेक्टराइज्ड बाय डिसऑर्डर्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर अनलाइक द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फाउंड इन कन्वेंशनल मेटल्स। मेटेलिक ग्लासेस वो एलाउज होते हैं जो रैपिड कूलिंग से बनाए जाते हैं, जिससे एक एमॉर्फस स्ट्रक्चर बनता है। ये यूनिक प्रॉपर्टी जैसे कि हाई स्ट्रेंथ और कोरोजन रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। अब कुछ उसके टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ मेटेलिक ग्लासेस। मेटेलिक ग्लासेस को उनकी कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के अंदर पर कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है, जैसे आयरन बेस्ड, जिरकोनियम बेस्ड, मैग्नीशियम बेस्ड। अब आयरन बेस्ड मेटेलिक ग्लासेस क्या होते हैं, ये मेटेलिक ग्लासेस अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के लिए जाने जाते हैं। इनका इस्तेमाल ऐसे कंपोनेंट्स में होते हैं जहां हाई मैग्नेटिक परफॉर्मेंस चाहिए होता है, ठीक है। और फिर बात करेंगे जिरकोनियम बेस्ड मेटेलिक ग्लासेस क्या होता है। इन्हें हाई स्ट्रेंथ और कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए पहचाना जाता है। ये मेटेलिक ग्लासेस ऐसे इन्वायरमेंट में यूज होते हैं जहां केमिकल रेजिस्टेंस और ड्यूरेबिलिटी इंपॉर्टेंट होते हैं, हाई स्ट्रेंथ एंड कोरोजन रेजिस्टेंस, ठीक है। अब बात करेंगे मैग्नीशियम बेस्ड क्या मेटेलिक ग्लासेस क्या होता है। इनका फ़ायदा उनकी लो डेंसिटी और हाई स्पेसिफिक स्ट्रेंथ में है, जिससे यह एरोस्पेस और ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज़ में काम आते हैं जहां लाइट वेट और स्ट्रेंथ दोनों चाहिए, ठीक है। अब बात करें ग्लास फॉर्मिंग एबिलिटी ऑफ एलॉयज। ग्लास फॉर्मिंग एबिलिटी एक एलॉय की वो कैपेबिलिटी है जिससे वो ग्लास फॉर्म कर सके। ये डिपेंड करता है कूलिंग रेट और कंपोजिशन पर, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ एन एलॉय टू फॉर्म अ ग्लास डिपेंड्स ऑन इट्स कूलिंग रेट एंड कंपोजिशन। हाई ग्लास फॉर्मिंग एबिलिटी यानी GFA इज टिपिकली अचीव बाय, ठीक है, एक मल्टी कंपोनेंट सिस्टम से और एक डीप यूटेक्टिक से सिस्टम से। मल्टी कंपोनेंट सिस्टम क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स एलॉयज होते हैं जिसमें कई एलिमेंट्स होते हैं। इनका हाई GFA होता है, GFA बोलो तो ग्लास फॉर्मिंग एबिलिटी, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट का मिक्सचर स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है, ठीक है। अब बात करेंगे डीप यूटेक्टिक्स क्या होता है। ये एलॉयज ऐसे कंपोजिशन के साथ बनते हैं जो डीप यूटेक्टिक पॉइंट्स के करीब होते हैं। ये कंपोजिशन कूलिंग के दौरान ग्लास फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो मल्टी कंपोनेंट सिस्टम्स क्या होते हैं, यह कॉम्प्लेक्स एलॉयज होते हैं जिसमें कई एलिमेंट्स होते हैं। इनका हाई GFA यानी ग्लास फॉर्मिंग एबिलिटी होता है क्योंकि अलग अलग एलिमेंट्स को मिक्सचर स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है। और डीप यूटेक्टिक्स क्या होता है, ये एलॉय के ऐसे कंपोनेंट्स के साथ बनते हैं जो डीप यूटेक्टिक पॉइंट्स के करीब होते हैं। यह कंपोजिशन कूलिंग के दौरान ग्लास फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, ठीक है। अब बात करेंगे मेल्ट स्पिनिंग प्रोसेस क्या होता है। मेल्ट स्पिनिंग एक प्रोसेस होता है जो कि प्रोड्यूस करता है मेटेलिक ग्लासेस को। द मेल्ट स्पिनिंग प्रोसेस इज अ प्रोसेस यूज्ड टू प्रोड्यूस मेटेलिक ग्लासेस। द molten alloy is ejected onto a rapidly rotating copper wheel, leading to rapid cooling and the formation of a thin ribbon of a metallic glass. Thin ribbon, mark this point, a thin ribbon of a metallic glass. अब बोलेंगे फिर एप्लीकेशन क्या होता है मेटेलिक ग्लास का। मेटेलिक ग्लास उनकी यूनिक प्रॉपर्टी की वजह से कई एप्लीकेशन में यूज़ होता है। पहला मैग्नेटिक एप्लीकेशन, ये ट्रांसफार्मर कोर्स और मैग्नेटिक सेंसर्स में यूज़ होते हैं क्योंकि इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ काफ़ी अच्छी होती है। और दूसरा स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन क्या है इसके,
ये हाई स्ट्रेंथ कंपोनेंट्स और स्पोर्टिंग गुड्स जैसे एप्लीकेशन में यूज़ होते हैं। इनका हाई स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी उन्हें ऐसे सिचुएशन में यूज़ करने लायक बनाता है जहां मैकेनिकल स्ट्रेस हाई होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, शेप मेमोरीज अलॉय, जिसको एसएमएस बोलते हैं हम लोग। तो शेप मेमोरीज अलॉयज क्या होता है? शेप मेमोरीज अलॉय वो मटेरियल होते हैं जो स्पेसिफिक थर्मल या मैकेनिकल कंडीशन पे अपनी प्री डिफाइंड शेप में वापस आने की कैपेबिलिटी रखते हैं। शेप memories alloys are unique materials that can return to a predetermined shape when subjected to a specific thermal or mechanical condition. They have the ability to undergo phase transformation, which allow them to remember and recover their original shape after deformation. शेप मेमोरीज अलॉयज क्या होता है? शेप मेमोरीज अलॉयज वो मटेरियल्स होते हैं जो स्पेसिफिक थर्मल या मैकेनिकल कंडीशन पे अपनी प्री डिफाइंड शेप में वापस आने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ फेसेस ऑफ शेप मेमोरी अलॉयज की। ठीक है, तो शेप मेमोरी अलॉयज उन मटेरियल्स को कहते हैं जो स्पेसिफिक थर्मल या मैकेनिकल कंडीशन पे अपने प्री डिफाइंड शेप में वापस आ सकते हैं। इन अलॉयज की ये यूनिक प्रॉपर्टीज़ उनके दो मेन फेसेस की वजह से होती है। पहला ऑस्टेनाइट फेस और दूसरा मल्टेनसाइट फेस। दोनों फेस टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं और अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ठीक है, पहला ऑस्टेनाइट फेस क्या होता है? हाई टेम्परेचर फेस। ठीक है, इसको हाई टेम्परेचर फेस बोलते हैं। ऑस्टेनाइट वो फेस है जो एसएमएस में तब होता है जब टेम्परेचर हाईली होता है। इस फेस में एलॉय अपने ओरिजिनल शेप में रहता है। ठीक, क्यूबिक स्ट्रक्चर। ऑस्टेनाइट फेस में एसएमएस का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्यूबिक होता है जो इस फेस की स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ का कारण है। ये क्यूबिक स्ट्रक्चर काफ़ी सिमेट्रिकल होता है और एसएमएस को फ्लेक्सिबिलिटी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब बात करेंगे मल्टेनसाइट फेस क्या होता है। लो टेम्परेचर फेस कहते हैं इसको। मल्टेनसाइट फेस वो है जो एसएमएस में लो टेम्परेचर पर होता है। इस फेस में मटेरियल डिफॉर्म हो सकता है और शेप मेमोरी इफेक्ट को एग्जिबिट करता है। ठीक है, अब टेट्रागोनल और भी कई सारे स्ट्रक्चर हैं जैसे टेट्रागोनल और मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। मल्टेनसाइट फेस में एसएमएस का क्रिस्टल स्ट्रक्चर या तो टेट्रागोनल या मोनोक्लिनिक होता है। ये स्ट्रक्चर लेस सिमेट्रिकल होते हैं जिसके कारण मटेरियल को ईजिली डिफॉर्म किया जा सकता है। जब टेम्परेचर फिर से बढ़ता है मटेरियल वापस अपने ओरिजिनल क्यूबिक स्ट्रक्चर यानी ऑस्टेनाइट फेज में आ जाता है और अपनी ओरिजिनल शेप ले लेता है। ठीक है, अब बात करेंगे कि शेप मेमोरी इफेक्ट क्या होता है। ये जो देख रहे हैं आप, शेप मेमोरी इफेक्ट क्या होता है। तो शेप मेमोरी इफेक्ट इस तरह का बिहेवियर है जिसमें ऐसे में मल्टेनसाइट फेस में डिफॉर्म होने के बाद भी टेम्परेचर बढ़ने पर वापस ऑस्टेनाइट फेस में जाकर अपनी ओरिजिनल शेप को ले लेता है। यह प्रॉपर्टी मेडिकल डिवाइसेस, एरोस्पेस कंपोनेंट्स और रोबोटिक जैसे फील्ड्स में काम आती है जहां शेप चेंज और रिकवरी की ज़रूरत होती है। तो इस यूनिक बिहेवियर की वजह से शेप मेमोरी अलॉयज काफ़ी एप्लीकेशन में अवेलेबल होती है, इसलिए एसएमएस के फेस और उनकी प्रॉपर्टीज़ को समझना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करेंगे सीडो इलास्टिक इफेक्ट क्या होता है। सीडो इलास्टिक इफेक्ट एक ऐसा फिनोमिनन है, ठीक है, जहां एलॉय इलास्टिक बिहेवियर दिखाता है अपने ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर के ऊपर। इसका मतलब ये है कि एलॉय अपने ओरिजिनल शेप को बिना किसी परमानेंट डिफॉर्मेशन के रिकवरी कर सकता है इवन आफ्टर अंडरगोइंग लार्ज स्ट्रेन। ठीक है, ठीक है, अब इसे जैसे इलास्टिक बिहेवियर के नाम ले तो इलास्टिक बिहेवियर को थोड़ा और डीपली समझ लेते हैं। जब एलॉय को स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है तब तो वो मल्टेनसाइट फेस में टेम्परली ट्रांसफॉर्म हो जाता है। स्ट्रेस हटने पर भी, ठीक है, स्ट्रेस जब एलॉय को स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है तो वो मल्टेनसाइट फेस में टेम्परली ट्रांसफॉर्म हो जाता है। स्ट्रेस हटने पर भी वो वापस ऑस्टेनाइट फेस में आकर अपनी ओरिजिनल शेप रिकवर कर लेता है। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है? ये प्रॉपर्टी उन एप्लीकेशन में यूज़फुल है जहाँ लार्ज डिफॉर्मेशन हैंडल करनी होती है। ठीक है, जैसे कि आई ग्लासेस फ्रेम्स और मोबाइल फ़ोन एंटीनास। अब बात करेंगे डायग्राम, जैसे कि आप देख रहे हैं शेप मेमोरी अलॉयज है, मल्टेनसाइट माइक्रो स्ट्रक्चर है, इसमें एक्सटर्नल स्ट्रेस लगाया जा रहा है तो कैसे ये चेंज हो जा रहा है। ठीक है, और फिर ये मल्टेनसाइट माइक्रो स्ट्रक्चर है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड जब लगाई जा रही है तो कैसे चेंज हो जा रहा है। ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि नीटी अलॉय क्या होता है। नीटी अलॉय जो कॉमनली
निटिनॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, निटिनॉल के नाम से जाना जाता है। एक एलॉय है जो निकल और टाइटेनियम का मिक्सचर है। ये एलॉय कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट करता है, जैसे शेप मेमोरी और सुपर इलास्टिसिटी। ठीक है, शेप मेमोरी क्या होगा, चलिए बात करते हैं। निटिनॉल अपनी ओरिजिनल शेप को वापस ले सकता है जब उसे हीट किया जाता है या स्टेज रिमूव किया जाता है। यह प्रॉपर्टी इसे काफ़ी वैल्यूबल बनाती है मेडिकल और इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, अब सुपर इलास्टिसिटी क्या होती है। ठीक है, निटिनॉल की ये कैपेबिलिटी होती है कि वो सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेशन को हैंडल कर सकता है और स्टेज रिमूव होने पर अपनी ओरिजिनल शेप को रिकवर कर सकता है बिना किसी परमानेंट डिफॉर्मेशन के। ठीक है, और अगर बात करें एप्लीकेशन ऑफ शेप मेमोरी एलॉयज़ की, ठीक है, तो एसएमएस की यूनिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से इनका यूज़ कई फील्ड्स में होता है, जैसे मेडिकल डिवाइसेस में। एसएमएस को स्टेंट्स और ऑर्थोडोंटिक वायर्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर पे इजीली अडॉप्ट और कन्फर्म कर सकते हैं। ठीक है, और फिर एरोस्पेस एक्चुएटर्स और मॉर्फिंग स्ट्रक्चर के लिए एसएमएस यूज़ होता है। इनका एबिलिटी टू चेंज शेप और अडॉप्ट इन स्ट्रक्चर को लाइट वेट और एफिशिएंट बनाता है। ठीक है, एसएमएस की यूनिक प्रॉपर्टीज़ उन्हें मल्टीपल एप्लीकेशन में वैल्यूबल बनाती है और इन्हें डिटेल में समझना एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ये डायग्राम जो दिया उसे समझते हैं। ये जो डायग्राम बनाया हुआ है इसको समझते हैं। मल्टी-साइट माइक्रोस्ट्रक्चर। ठीक है, डायग्राम के ऊपर वाले सेक्शन में मल्टी-साइट माइक्रोस्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये वो फेस है जिसमें एसएमए इनिशियली होता है। ठीक है, एक्सटर्नल स्टेज, जब एक्सटर्नल स्टेज यानी सिग्मा अप्लाई किया जाता है। ठीक है, यानी जब सिग्मा अप्लाई किया जाता है, ये थोड़ा वर्ड में लिखा गया है और ये थोड़ा फिगरली समझाया गया है। ठीक है, अप्लाई किया जाता है तो एसएमए का माइक्रोस्ट्रक्चर रीअरेंजमेंट हो जाता है। ठीक है, रीअरेंजमेंट होता है। ये रीअरेंजमेंट शेप चेंज करता है, जिससे डायग्राम में क्यूब का लेंथ एल दिया गया है और इंक्रीमेंट प्लस ये डेबा एल के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, शेप चेंज। ठीक है, शेप चेंज हो गया। स्ट्रेस रिमूव होने पर एसएमए अपनी ओरिजिनल शेप रिकवर कर लेता है ड्यू टू इट्स शेप मेमोरी प्रॉपर्टी। यह प्रोसेस माइक्रोस्ट्रक्चरल चेंज के थ्रू होता है। अब बात करते हैं कि मैग्नेटिक शेप मेमोरी एलॉयज़, यहाँ जो एमएसएमए दिया है। ठीक है, मल्टी साइट माइक्रोस्ट्रक्चर डायग्राम के नीचे वाले सेक्शन में एमएसएमए भी मल्टी साइट माइक्रोस्ट्रक्चर से स्टार्ट होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल स्ट्रेस अप्लाई किया जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड यानी एच या एक्सटर्नल स्ट्रेस लगाया जा सकता है। मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से माइक्रोस्ट्रक्चर रीअरेंज होता है, जिससे शेप चेंज होता है। ठीक है, और फिर बात करते हैं माइक्रोस्ट्रक्चर रीअरेंजमेंट। मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट या स्ट्रेस एप्लीकेशन के बाद माइक्रोस्ट्रक्चर रीअरेंजमेंट होता है और ये लेंथ में इंक्रीमेंट कॉज करता है। ठीक है, शेप चेंज जस्ट लाइक एसएमएस एमएसएमएस भी अपनी ओरिजिनल शेप रिकवर कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड या स्ट्रेस रिमूव होने पर। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स हैं जैसे एसएमए और एमएसएमए, यानी शेप चेंज मैकेनिज्म हम दोनों एलॉयज़ माइक्रोस्ट्रक्चरल चेंज के थ्रू शेप चेंज दिखाते हैं। एसएमएस में ये चेंज स्ट्रेस के थ्रू होता है, जबकि एमएसएम में ये स्ट्रेस या मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू होता है। रिकवरी, ओरिजिनल शेप की रिकवरी दोनों केसेस में पॉसिबल है, जिसे इन्हें मल्टीपल एप्लीकेशन में वैल्यूबल बनाता है। ये डायग्राम जो देख रहे हैं आप, ये डायग्राम समझाने से आपको एलॉयज़ की वर्किंग मैकेनिज्म और एप्लीकेशन के बेटर समझाने में मदद मिला। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नैनो मटेरियल्स। नैनो मटेरियल्स क्या होता है। नैनो मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनकी स्ट्रक्चरल फीचर्स 100 नैनोमीटर से छोटी होती है। यह यूनिक प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट करते हैं, जैसे कि इंक्रीज स्ट्रेंथ और केमिकल रिएक्टिविटी। नैनो मटेरियल्स आर मटेरियल्स with structural features smaller than 100 nanometers in at least one dimension. At this scale, materials often exhibit unique properties such as increased strength, chemical reactivity, and altered electrical characteristics due to the high surface area to volume ratio and quantum effect. अब बात करेंगे कुछ उसके यूनिक प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, यूनिक प्रॉपर्टीज़ कहाँ गए। ठीक है, तो सबसे पहला यूनिक प्रॉपर्टी हाई सरफेस एरिया। नैनो मटेरियल्स का सरफेस एरिया वॉल्यूम का कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है। इस वजह से इनका केमिकल रिएक्टिविटी, स्ट्रेंथ और अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब बात करेंगे क्वांटम इफेक्ट। ठीक है, जब मटेरियल्स का साइज नैनो स्केल पर होता है तो क्वांटम इफेक्ट डोमिनेट हो जाते हैं, जो ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल
प्रॉपर्टीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब बात करते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ। नैनो मटेरियल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होते हैं क्योंकि उनका एटॉमिक बॉन्डिंग काफ़ी स्टेबल होता है। अब बात करते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ की। नैनो मटेरियल्स का यूनिक ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं जैसे कि प्लाज्मोन रेजोनेंस, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और फोटोनिक्स में काम आती है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रिपरेशन की। देखो, नैनो मटेरियल्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नैनो मटेरियल्स आप यहाँ से अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स की बात करें कैसे बनता है, तो इसको बनाने के दो ही तरीके हैं, बॉटम अप अप्रोचेस, टॉप डाउन अप्रोचेस। ठीक है, प्रिपरेशन के कई मेथड्स हैं जो जनरली दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकते हैं, जैसे टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच। अब टॉप डाउन अप्रोच, यह अप्रोच बल्क मटेरियल को नैनो स्केल पर ब्रेक डाउन करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब से आप देख रहे हैं यहाँ जो बल्क मटेरियल है, फिगर से समझिए, टॉप डाउन अप्रोच है, बड़ा मटेरियल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया गया है। यह अप्रोच बल्क मटेरियल को नैनो स्केलों पर ब्रेक डाउन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें भी कुछ प्रोसेस है जैसे मैकेनिकल मिलिंग। इस मेथड में बल्क मटेरियल को हाई एनर्जी बॉल मिलिंग के थ्रू नैनो स्केल पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है। यह मेथड लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए सूटेबल है। और जैसे लिथोग्राफी है, ये मेथड नैनो स्केल पैटर्न्स क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन बीम या यूवी लाइट का यूज़ करके सरफेस पर नैनो स्केल फीचर में बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, बॉटम अप अप्रोच क्या होगा? यह अप्रोच एटम और मॉलिक्यूल को असेंबल करके नैनो मटेरियल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें भी कुछ प्रोसेस जैसे CVD यानी केमिकल वेपर डिपोजिशन। इस प्रोसेस में गैसियस रिएक्शन को हीट किया जाता है जिससे वो सरफेस पर डिपॉजिट, ठीक है, सरफेस पर डिपॉजिट होकर नैनो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। सोल जेल मेथड, ठीक है, इसमें सॉल्यूशन फेज से जेल फेज तक मटेरियल के ट्रांजिशन होते हैं जो नैनो पार्टिकल और नैनो कोटिंग्स के फॉर्मेशन में काम आता है। सेल्फ असेंबली, इस मेथड, ये कुछ मेथड्स हैं जो कि उसमें यूज़ होते हैं बॉटम अप अप्रोचेस में, जैसे कि टॉप डाउन अप्रोचेस में कौन कौन सा, लिथोग्राफी और मैकेनिकल मिलिंग यूज हुआ था। बॉटम अप में CVD यानी केमिकल वेपर डिपोजिशन, सोल जेल मेथड और सेल्फ असेंबली। तो केमिकल वेपर डिपोजिशन में क्या होता है कि इस प्रोसेस में गैसियस रिएक्टेंट को हीट किया जाता है जिससे वो सरफेस पर डिपॉजिट होकर नैनो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। और सोल जेल मेथड में क्या होता है, इसमें सॉल्यूशन फेज से जेल फेज तक मटेरियल को ट्रांजिशन होता है जो नैनो पार्टिकल्स और नैनो कोटिंग के फॉर्मेशन में काम आते हैं। और सेल्फ असेंबली में क्या होता है, इस मेथड में मॉलिक्यूल्स को नेचुरली अरेंज होने दिया जाता है ताकि वो नैनो स्केल स्ट्रक्चर फॉर्म करें। यह मेथड बायोलॉजिकली नैनो स्ट्रक्चर बनाने में यूज़ में होता है। ठीक है, बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, और फिर बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स की। ठीक है, नैनो मटेरियल्स के यूनिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से इनको कई फील्ड में यूज़ किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हाई परफॉर्मेंस ट्रांजिस्टर और सेंसर बनाने के लिए। ठीक है, और मेडिसिन में बात करें तो ड्रग डिलीवरी सिस्टम और इमेजिंग एजेंट्स के लिए। और फिर एनर्जी की बात करें तो सोलर सेल और फ्यूल सेल में एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। ठीक है, और इन्वायरमेंट में भी जैसे वाटर प्यूरिफिकेशन और पॉल्यूटेंट रिमूव के लिए। ये टॉपिक्स एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नैनो मटेरियल्स तो मस्ट है कि एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कार्बन नैनोटिप, जो कि सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कार्बन नैनोटिप होता क्या है? सिलेंड्रिकल नैनो स्ट्रक्चर हैं जो कार्बन एटम से बने होते हैं, जिनके एटम्स हेक्सागोनल लैटिस में अरेंज होते हैं, बिल्कुल ग्रेफाइट की तरह। इनकी यूनिक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और थर्मल प्रॉपर्टीज़ इन्हें वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन के लिए प्रॉमिसिंग बनाती है। कार्बन नैनोट्यूब्स आर सिलेंड्रिकल नैनो स्ट्रक्चर्स मेड फ्रॉम कार्बन atoms arranged in a hexagonal lattice similar to graphite. They have unique mechanical, electrical and thermal properties, making them one of the most promising materials for a wide range of application. ठीक है, यहाँ पर कुछ डिटेल ओवरव्यू दिए, जैसे दो टाइप्स के कार्बन नैनोट्यूब्स होते हैं। टाइप्स ऑफ कार्बन नैनोट्यूब, SWCNTs यानी सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब्स, और दूसरा MWCNTs यानी मल्टी वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब्स। अब बात करते हैं सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब्स की स्ट्रक्चर। एक सिंगल ग्रेफीन लेयर को सिलेंडर की तरह रोल करके बनता है। देखिए, आपको डायग्राम दिखाते हैं, ये देखो, एक सिंगल ग्रेफीन लेयर को सिलेंडर की तरह रोल करके बनता है, ये हो गया SWCNTs। अब बात करते हैं कि डायामीटर, टिपिकली अराउंड 1 नैनोमीटर।
ठीक है। प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, ये हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ एग्जिबिट करते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन कहाँ का यूज़ होता है। ये नैनो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स और कंडक्टिव फिल्म्स में यूज़ होते हैं। अब बात करेंगे MWCNTs की, ठीक है। MWCNTs क्या होगा कि ये मल्टीपल कॉन्सेंट्रिक ग्राफीन सिलेंडर से बने होते हैं, ठीक है। यार डायमीटर की क्या बात करेंगे, कुछ नैनोमीटर से लेकर टेंस ऑफ नैनोमीटर्स तक हो सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ये है कि HWCNTs के कंपैरिजन में एडिशनल मैकेनिकल स्ट्रेंथ और रेजिलियंस प्रोवाइड करते हैं। एप्लीकेशन कंपोजिट मटेरियल, स्ट्रक्चर रीइंफोर्समेंट और एनर्जी स्टोरेज डिवाइस में यूज़ होते हैं, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। यानी मैकेनिकल स्ट्रेंथ, CNTs काफ़ी स्ट्रॉन्ग और लाइट वेट होते हैं, जिनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील से 100 टाइम ज़्यादा होती है एट अ फ्रैक्शन ऑफ द वेट। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, HWCNTs यानी सिंगल वॉल्ट कार्बन नैनोट्यूब कॉपर से बेटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, जो नैनो स्केल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के लिए आइडियल है। थर्मल कंडक्टिविटी, CNTs के थर्मल कंडक्टिविटी डायमंड से भी ज़्यादा होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में हीट डिसिपेशन के लिए यूज़फुल होता है। केमिकल स्टेबिलिटी, ये केमिकल अटैक और ऑक्सीडेशन के लिए रेजिस्टेंट होते हैं, जो उन्हें वेरियस इन्वायरमेंट में ड्यूरेबल बनाते हैं। अब कुछ एप्लीकेशन है, जैसे एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, कंपोजिट मटेरियल, एनर्जी स्टोरेज, सेंसर्स, मेडिकल एप्लीकेशन, इनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग मेथड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और एक कुछ डिफरेंसेस दिए गए हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। सिंगल लेयर होता है, मल्टीपल होता है, इसको कैटलिस्ट लगते हैं, इसको कैटलिस्ट नहीं होते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं, जो कि रिएक्शन को बढ़ाने और घटाने का काम करते हैं। बल्क सिंथेसिस इज डिफ़िकल्ट, इसका इजी होता है, ठीक है। पुअर इन प्योरिटी, प्योरिटी इज़ हाई। अब हम लोग सबसे मेन टॉपिक ऑफ द वीडियो पे आ गए कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड है, ठीक है। और इसको अगर आप सारे वन शॉट वीडियो के अगर क्वेश्चन आंसर लास्ट में कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि एकदम टू द टॉपिक और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इनको पढ़ लेंगे तो इससे ज़्यादा में भी नहीं पूछा जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो व्हाट आर द की डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड एडवांस सेरेमिक, ये कंपोजिशन, ठीक है। देख सकते हैं आप, सेरेमिक्स का एप्लीकेशन समझ लिए हम लोग, ठीक है। सब कुछ समझ लिए, पूरा टॉपिक कवर कर लिए, ठीक है। यहाँ की डिफरेंसेस जैसे दिए गए हैं, कंपोजिशन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, प्रॉपर्टीज़, एप्लीकेशन, और फिर रोल ऑफ मैट्रिक्स एंड रीइंफोर्समेंट इन कंपोजिट्स, और फिर मेल स्पिनिंग प्रोसेस जो कि मेटेलिक ग्लास में यूज़ होता है। शेप मेमोरी इफेक्ट क्या होता है, सीडो इलास्टिक इफेक्ट क्या होता है, और फिर बॉटम अप्रोच, टॉप 10 अप्रोच पूछा गया है। फिर एप्लीकेशन ऑफ कार्बन नैनो ट्यूब, ठीक। तो ये रहे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसी के साथ हमारा जो है BOE 303, ठीक है, हमारा समाप्त होता है। और हम लोग आपके एग्ज़ाम के लिए वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। Thank you and best of luck for your exam. Don't forget to subscribe to our channel for more such educational content.